ना कहीं फैमिली प्रेशर भी रहा होगा कि घर का व्यापार देखो, ये सब चीज़ें शायद हम आम लोगों के लिए कहा जाता है बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, वो अचीव नहीं कर सकते। तो आपने क्या टारगेट रखा लाइफ में कि आपने 2 ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम अचीव किए थे और आप ऑलरेडी एक में काम कर, जैसे आपने बोला आप मीडियोकर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, तो कभी आपने ये फेस किया किसी ने आपसे आके बोला तुमसे ये नहीं हो पाएगा, क्या तैयारी कर रहे हो जाके अपने पापा का बिजनेस? जिंदगी में कभी कोई प्लान भी था, सोचा था कि इस जॉब में जाएंगे, या फिर हमेशा कुछ और ही सोच रखा था, या हमेशा से आपका फोकस था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कहीं ना कहीं बिहार और यूपी में बड़ा ज्यादा ट्रेंड है, तो आपके दिमाग में फोकस था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, या साइड में कोई आपने प्लान, कोई ऐसा मोमेंट जो आप याद करते हैं या कोई चैंट जो आप करते हो कि हाँ इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया बाजपेयी शुक्ला। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक ऐसी ही पर्सनालिटी जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस पीसीएस गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं कि वो कैसे आईएएस का एग्जाम क्रैक करें, क्योंकि तमाम सारी मुश्किलें हैं। कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जो घर से निकलते हैं और अपना फोकस रखते हैं। आज ऐसे ही एक हुनर अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं मैसूर अली जी की, जो एमडी है यूपीएसआरटीसी से हमारे साथ मौजूद है। डीएम रहे हैं पीलीभीत, बिहार से आते हैं। जर्नी काफी ज्यादा डिफिकल्ट भरी रही है, कैसी रही, क्या हुआ, कैसे सफर में आए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम निकालना वो भी इतनी टॉप अथॉरिटी का, कैसे मैनेज किया, क्योंकि घर में तमाम तरीके के प्रेशर्स होते हैं। उस एज में जब बच्चे सोचते हैं कि वो करियर में क्या करें, तब सर ने ऑलरेडी आईएएस का एग्जाम निकाल लिया था। तो चलिए जुड़ते हैं सर से और जानते हैं ये जर्नी पूरी कैसी रही। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद देता हूँ आपने जैसा परिचय दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस बात की करूँ कि जैसे आज भी करोड़ों युवाओं की एक जो इच्छा होती है कि वो सिविल सर्विस में जाएं, आईएएस बने। मैं भी बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, औरंगाबाद ज़िले का। हमने शुरुआत की थी, हमारे पिताजी का खाद का सीमेंट का बिजनेस था। उसी बिजनेस में कई बार जैसे आम तौर पे जैसे जो व्यापारी होते हैं उनके बच्चे अमूमन जैसे कोई घड़ी का काम कर रहा है तो उनके बच्चे घड़ी के काम में लग जाते हैं। किसान का बेटा है तो खेती किसानी के काम में लग जाता है अपने माँ बाप के साथ। उसी प्रकार से हमारा धंधा था, तो हम भी अपने पिताजी के साथ सहयोग करते थे, अपनी पढ़ाई भी करते थे। उस प्रकार से एक सपना तो होता ही है कि हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, बड़े अफसर बने। पढ़ने लिखने में थोड़े ठीक थे, बहुत ऐसा भी शार्प नहीं थे कि मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे युवा ये भी देखें कि एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईएएस बनने वाले मंगल ग्रह से आते हों। ये हमारे आपके बीच से ही आते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं गांव का रहने वाला, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ करके आया, मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा था। मैंने एज सच कहीं कोई वैसी कोचिंग नहीं की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब कोई भी आदमी अगर उसका फोकस हो और अगर मेहनत करे ठीक तरीके से तो टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस बन सकता है। ये मेरा उनका कहना है। सर, जर्नी कैसी रही, क्योंकि आप बिहार से यूपी आए, आपने पूरी तैयारी करी, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर भी रहा होगा कि घर का व्यापार देखो, ये सब चीजें शायद हम आम लोगों के लिए कहा जाता है बड़ा ज्यादा मुश्किल है, वो अचीव नहीं कर सकते। तो आपने क्या टारगेट रखा लाइफ में कि आपने 2 ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम अचीव किए थे और आप ऑलरेडी एक में काम कर रहे थे? इसके लिए मैं वही कहूँगा कि जैसे जो अर्जुन और मछली की आँख वाली जो आपने हम लोग बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि गुरु द्रोण ने जब पूछा है, तो जैसे फोकस है हमारा कि हमें आईएएस क्रैक करना है। तो जब एक बार आपका फोकस रहता है, उसके बाद मुझे लगता है कि एक अदृश्य शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो भी फिर आपकी मदद करती है आगे। तो फोकस वही था कि सिविल सर्विस में जाना है, आईएएस बनना है। तो प्रक्रिया ऐसे हुई कि मैं पहले सीआईएसएफ मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया, साथ ही साथ मैं अपीयरिंग में ही मैंने सीआईएसएफ का एग्ज़ाम दे दिया था, तो सीआईएसएफ का भी रिज़ल्ट आ गया। ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट आने के कुछ ही दिन बाद सीआईएसएफ का रिज़ल्ट आ गया। मैं सीआईएसएफ में चला गया, मैंने 1 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग भी हो गई चेन्नई एयरपोर्ट पे, तो मैं 4 साल चेन्नई एयरपोर्ट पे रहा। तो मैं गाँव का रहने वाला एक आदमी और मेरी पोस्टिंग हुई चेन्नई एयरपोर्ट पे, तो मतलब दोनों एक्सट्रीम पे थे। गांव में बारिश होगी तो कीचड़ होंगे, किसान हैं। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हमारे आसपास के गांव में लोग बीमार पड़ते थे तो खाट पे 4 लोग जो है बीमार आदमी को लेकर करके आते थे, क्योंकि वहाँ पर वो व्यवस्था नहीं थी और बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती थी जो उनको लेकर करके आए।
अब मैं देख रहा हूँ कि परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं। तब इंटरनेट का वो साधन नहीं था कि आप किसी भी चीज़ को, आप दुनिया में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। पहले तो हमें मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती थी, अगर कोई चीज़ देखनी हो तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब तो बहुत सारी चीज़ें, आसानियाँ हो गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब उस समय परिस्थितियाँ वैसी थीं, उस परिस्थितियों में जब हम लोग आगे बढ़ कर करके यहाँ तक पहुँचे, तो अब जो है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, अगर जुनून हो तो निश्चित तौर पे आदमी अचीव कर सकता है। सर लेकिन कभी ना कभी होता है कि आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे हमारे गांव के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं नहीं हो पाएगा। जैसे आपने बोला आप मीडियोकर थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, तो कभी आपने ये फेस किया किसी ने आपसे आके बोला यार तुमसे ये नहीं हो पाएगा, क्या तैयारी कर रहे हो, जाके अपने पापा का बिजनेस कर। अब बहुत बार ये बिल्कुल जैसे ऑलरेडी परिवार से तो सीआईएसएफ में जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो परिवार से तो मैं निकल ही गया था, सीआईएसएफ में था। तो मेरे जो साथ में थे लोग, उनका कहना ये था कि यार ठीक है, मतलब आप सीआईएसएफ में हो तो कहीं बीच का चीज़ देख लो कि मतलब इससे थोड़ी हायर जॉब हो, लेकिन आप सीधे यार सीआईएसएफ का, मतलब सीआईएसएफ से सीधे आईएएस का सपना देख रहे हो। मतलब उनको ये लगता था कि यार इसके अंदर प्रतिभा है तो मतलब कहीं ना कहीं हो जाए, ऐसा ना हो कि आईएएस के चक्कर में मतलब सीआईएसएफ में ही इसको पूरी ज़िंदगी काटनी पड़े। तो सीआईएसएफ का जॉब भी बहुत सेटिस्फाइंग था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को लगता है कि भाई सीआईएसएफ में तो मैं हूँ ही, ऑलरेडी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में था, तो हमें लगता था कि मतलब ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। घर में पिताजी का व्यापार था, तो ये नहीं था कि लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, तो मेरे पास थोड़ा सा एक लीवे था। लेकिन लोगों को ये लगता था कि सीआईएसएफ इज़ टू टफ, मतलब लोग हैं दिल्ली में रह रहे हैं और बड़े सेंटर्स पे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिन रात इसी में लगे हुए हैं, और कहाँ 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी कर करके उसी में सोना भी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, मतलब तमाम तरह की चीज़ों को करते हुए कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर सही डायरेक्शन में काम करे आदमी तो। लेकिन सर क्या ज़िंदगी में कभी कोई प्लान भी था, सोचा था कि इस जॉब में जाएंगे, या फिर हमेशा कुछ और ही सोच रखा था, या हमेशा से आपका फोकस था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कहीं ना कहीं बिहार और यूपी में बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है, तो आपके दिमाग में फोकस था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, या साइड में कोई आपने प्लान रखा था? नहीं जी, देखिए व्यापार तो हम कर ही रहे थे, तो या तो फिर हम प्राइवेट जॉब में जाते या गवर्नमेंट जॉब में जाते। तो एक तरीके से जब हम व्यापार कर रहे थे तो प्राइवेट जॉब करने का तो कोई वैसा कभी था ही नहीं। हमेशा ये था कि जब जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, और गवर्नमेंट जॉब में ये हमेशा रहता था कि भाई, जब कहते हैं ना कि जब हमें सपने देखने हैं तो बड़े सपने क्यों ना देखें, छोटे सपने क्यों देखें। तो उसकी वजह से शुरू से ये था कहीं ना कहीं, जैसे ख़ास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो युवा होते हैं उनके अंदर एक सपना कहीं ना कहीं ज़रूर होता है कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए, वो हमारे अंदर भी था। कुल मिला करके सीआईएसएफ में होने के बाद एक सिक्योरिटी सी हुई। तो सर आप जिस एज में आपने गवर्नमेंट जॉब पाई, आपने इतना ऊंचा ओहदा पाया, उस टाइम में आज का जो युवा है ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है। 26 ईयर एक ऐसी एज होती है जब कहीं ना कहीं बहुत से ज़्यादा युवा जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें करियर में क्या करना है। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, कैसे आप चाहते हैं कि वो मोटिवेट हो, उन्हें पता चले, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में तमाम तरीके के इंस्टीट्यूट और कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, दिल्ली लखनऊ सब जगह चल रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ शायद 5% युवा हैं जो आईएएस या पीसीएस या कुछ बनते हैं, और बहुत सारे युवा हैं जो आ जाते हैं अपने पीयर प्रेशर की वजह से या माँ बाप की वजह से। तो अपना खुद का आकलन कैसे करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का रौला जो सब लोग कहते हैं वो सबको चाहिए, लेकिन आकलन की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें एक जो मैं जैसे हमने तैयारी की थी, हालांकि काफ़ी समय बीत गया, अब तो काफ़ी सिलेबस में भी चेंजेज आ गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जो मेहनत करना है, जो हार्ड वर्क है, उसका ना पहले विकल्प था ना आज विकल्प है। एक चीज़ जैसे अगर मुझे ये देखना हो कि मुझे तैयारी करनी है लेकिन मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, तो मेरा अपना मानना है कि कम से कम पीटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको उठा करके एक बार इंसान देख ले, पिछले 5-6 सालों का, 5-6 सालों के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स को देख लेने से ये लगता है कि मैं हूँ कहाँ पे अभी। अमूमन ये पता चलता है कट ऑफ कितने में जाता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, तो हम अभी अपनी वर्तमान क्षमता में कितना % कर पा रहे हैं और हमें कितना और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इससे एक तो आकलन हो जाता है।
कई बार क्या होता है कि ख़ास तौर से सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले लें जो ठीक रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। मेरा अपना मानना है कि ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला तैयारी का प्रोसेस होता है। तो बेहतर ये हो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप लें। पहला तो क्वेश्चन पेपर से आप अपना आकलन करें, सब्जेक्ट वो लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट कितना भी स्कोरिंग हो आप उतने लंबे समय तक पढ़ नहीं पाएंगे। रोज़मर्रा की चीज़ों से, जिसको हम लोग कहते हैं करेंट इवेंट्स, उससे अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखें। कई बार क्या होता है कि जैसे आज का ज़माना है, हम यूट्यूब खोले, मीम्स देखने लगे, तो फिर वो एल्गो ऐसा है कि वो मतलब आपको लगातार अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। हमारा मेन जो वैल्यूएबल टाइम्स होता है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम ही लोग देखते हैं कि मतलब अगर कोई चीज़ देखनी है तो खोल लिया, अब उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है कितना टाइम हो गया, अगर हम फ्री बैठे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि कुछ देर के लिए जो है ना, मतलब डिजिटल उपवास ज़रूर रखें दिन में, और उस अवधि में मतलब अपने घर वालों को भी बता दें, अपने दोस्तों को बता दें कि उस टाइम पे वो डिस्टर्ब ना करें, और वो अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है। मेरा अपना मानना है कि अगर 5-6 घंटे आदमी फोकस्ड वे में पढ़ाई करे तो उसको 7वें घंटे की ज़रूरत नहीं है। 5-6 घंटे की पढ़ाई बहुत सफिशिएंट है। अब सवाल ये है कि मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए तो दुनिया की सारी चीज़ें हैं। तो जो सब्जेक्ट हम चुने, फिर उन सब्जेक्ट्स में से कौन से बुक्स पढ़ने, कितनी बार पढ़नी है, ये चीज़ को देखना है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट के 50 टाइप के बुक्स ले लिए, हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें सिलेक्टेड 2-3 बुक्स लेने हैं, चाहे उसको 10 बार पढ़ना पड़े। जब हम पढ़ें तो एक नया पर्सपेक्टिव आए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एक नया पर्सपेक्टिव दें किसी चीज़ को, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को मुझे जो लगता है कि क्वेश्चन पेपर्स देखें, अपना आकलन करें, सब्जेक्ट का चयन अच्छे से करें, सब्जेक्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स पढ़ें, स्टैंडर्ड पढ़ें, कई बार पढ़ें, उसको फोकस्ड वे में तैयारी करें। साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करें तो फिर पढ़ाई करें, मतलब और किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन ना हो। सर जैसे कहा जाता है जो बच्चे शायद 50-60% लेकर आते हैं उनका ड्रीम होता है वो आईएएस बने, लेकिन वो सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारे 60% हैं तो हम आईएएस नहीं बन सकते। लेकिन शायद उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो निकल कर आते हैं। कुछ लोग ऐसे जिनके अंदर क्षमता होती है लेकिन शायद वो अपने परसेंटेज या अपने नॉलेज की वजह से आगे नहीं आते। तो आप भी एक वीडियो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पेरेंट का सपोर्ट होता है इस चीज़ में? पेरेंट किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, या आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड्स? देखिए, पेरेंट का सपोर्ट, माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से पाला होता है। अब सपोज करें कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ा, थोड़ी देर के लिए मान लें, और मैं कहूँ कि मैं मैराथन में चला जाऊँगा या मैं 100 मीटर के हीट में चला जाऊँ, तो माँ बाप को पता होता है कि भाई मतलब देख लो, समझ लो, या तो फिर पूरी तैयारी कर लो। तो माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे, दुनिया का हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, है ना। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी से हारूं, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों से वो ज़रूर हारे, वो आगे बढ़ें। तो माँ बाप के जो विचार होते हैं, एक बार उनको मतलब न्यूट्रल तरीके से ज़रूर देखें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। माँ बाप को भी अगर लगे कि बच्चा के अंदर जुनून है, जज्बा है, एक आग सी जल रही है कि हाँ वो तैयारी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो फिर माँ बाप को भी मतलब ठोक कर करके फिर पीछे उनके खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि अरे फलां का लड़का देखो, वो तो यार वो हो गया, सिलेक्ट हो गया, तुम यार 5 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हो, 4 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हो। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है जिसमें थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और अपने बच्चे को बूस्टअप करना पड़ेगा। और बच्चे को भी ये लगे कि सारी दुनिया एक तरफ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं, तो उसके अंदर एक अंदर से ये इच्छा जागृत होती है कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझसे बड़ा अपेक्षाएं रखी हैं, तो मुझे इसको करना है। सर आपकी कोई खट्टी मीठी यादें बचपन की जो आपको आज भी, आप अकेले बैठते हैं या बुक्स पढ़ते हैं या कोई कहीं पर गाड़ी में जब जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो कोई ऐसी यादें जो आपको आज भी याद आती है, जब आप परेशान होते हैं तो वो आपको मोटिवेट करती हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या आपके करियर में रही हो?
कोई एक मंत्र जो आपको हमेशा आप दिमाग में चलता है, या कोई चैंट जो आप करते हो कि हाँ इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ जी, कि दिस विल पास टू, ये भी गुजर जाएगा, है ना। जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो अब जैसे दुर्भाग्य है कि जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं हैं। पापा की डेथ हो गई थी 2019 में, मम्मी की डेथ हुई 2022 में। अनफॉर्चुनेटली दोनों के अंतिम समय में उनके पास नहीं था। तो कभी कभी इंसान को ये लगता है कि देखो मतलब इंसान अपने परिवार से दूर रह करके नौकरी करता है, और जब अंतिम समय लगता है कि माँ बाप के पास होता कम से कम, उस टाइम नहीं होता, तो आदमी को कभी कभी इमोशनल फीलिंग आती है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप का जो सपना था, उस सपने को हमने पूरा किया। मेरा छोटा भाई बीएसएफ में है, मैं पहले सीआईएसएफ में था, मतलब मैं 5 साल सीआईएसएफ में रहा, वो अभी भी बीएसएफ में है। हम 2 ही भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो उनके दोनों बहनों के हस्बैंड एक रेलवे में हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत की है बच्चों को पालने में, एक संस्कार देने में, कि एक अच्छे संस्कार विकसित हों। तो कभी कभी मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं, वो जब मुझे कोई चोट लगती थी तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर थी वो। जब मुझे कहीं के कभी कभी कुछ निगेटिविटी दिमाग में आती थी तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा फ़िलासफ़र कोई नहीं था। और जब कभी कभी वैसी कोई बात आती थी कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, तो मुझे लगता है उनसे अच्छा कोई धर्मगुरु नहीं था। तो देखा जाए तो माँ बाप का बड़ा बचपन से इन्फ्लुएंस रहा है, और उनकी हज़ारों बातें ऐसी हैं जो आदमी कभी कभी डाउन फील करता है तो उसको याद कर करके मोटिवेट हो जाता है। सर जर्नी तो आपकी बहुत लंबी रही है, सफ़र कैसा रहा? अगर पूछा जाए, आप डिस्क्राइब करना चाहें तो ये सफ़र आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह की ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है, अगर मुझसे कभी ईश्वर पूछे कि अगर तुम्हें दोबारा धरती पे जाना है मेरे मरने के बाद, कि दोबारा धरती पे जाना है, आप अपने जीवन का क्या बदलना चाहोगे, तो मैं अपना एक नाखून तक ना बदलूं। ईश्वर ने जैसा जीवन दिया है, बहुत मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कहाँ गांव का रहने वाला आदमी, मैंने एयरपोर्ट पे नौकरी की, मैं सीआईएसएफ में इतने दिन रहा, मैं आईएएस में आ गया, आईएएस में भी एसडीएम से सीडीओ, मैं 3 जिलों में डीएम रहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहा, आज यहाँ हूँ। लगभग मुझे सर्विस करते हुए 21 साल हो गए गवर्नमेंट में। 21 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 साल में वॉलंटरली रिटायर हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसे कल ही मैंने शुरुआत की है। मेरे अंदर ऐसा महसूस होता है मुझे कि मेरे अंदर वही ऊर्जा है, मैं रोज़ उसी तरीके से आता हूँ जैसे कि मैंने आज ही ये जर्नी शुरू की है। तो इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। मैं तो यही कहूँगा कि वैसे जैसा, और मेरे लिए सफ़र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि लोग डेस्टिनेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आप पहाड़ों पे जा रहे हो, आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, आप सफ़र को भी उतना ही एंजॉय करें। आप देखें कि भाई आप गाड़ी से उतरे, वहाँ पहुँचे, तो उसको भी उतना ही एंजॉय करें। मैं तो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। सर आप ईश्वर को बहुत याद करें। जो आजकल का युवा है कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है, तो आप ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है सर, आप किसी भी जर्नी में, किसी भी प्रोफेशन में हो या कहीं पर भी हो, तो किस तरीके से किस्मत और हार्डवर्क दोनों मैटर करते हैं? किस्मत को तो आप बदल नहीं सकते, हार्डवर्क आपके अपने हाथ में है। मैं यही कहता हूँ कि शायद ईश्वर ने यही लिखा है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तब आप वहाँ पहुँचेंगे। तो कम से कम ईश्वर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। गीता में श्री कृष्ण जी ने यही उपदेश दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने, कि भाई आप अपना काम तो कीजिए, आप अपना काम नहीं करेंगे तो मतलब फिर सारा भार ईश्वर पे डालेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो है कि मतलब ट्रस्ट द गॉड, लॉक द डोर, मतलब जो अपना काम है वो भी कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। सर ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आप आज फॉलो करते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो मेंटेन नहीं रहते, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है, तो इसके पीछे के आपका क्या रीज़न है? योगा करते हैं, क्या करते हैं, या फिर खाने को ही स्किप करते हैं? कैसे मेंटेन रहते हैं? मैं खाने को कभी स्किप नहीं करता जी। मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, और खूब खाता हूँ। मीठा खाने की इच्छा होती है तो मीठा भी खाता हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाता। हाँ, मैं रनिंग करता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, वो पैरामिलिट्री के टाइम से ही वो आदत है, वो करते हैं। और
ध्यान की एक दो चीज़ें होती हैं जो लोगों से मैंने सीखा है, दीक्षा ली है, उसके अनुसार ध्यान करते हैं और बाकी सर प्रभु की इच्छा। सर एक ऐसा मंत्र जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे ताकि वो बहुत जल्द कोई भी एग्जाम हो क्रैक कर सके, सिर्फ जिंदगी का एग्जाम भी क्रैक कर लें और ये जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं वो भी क्रैक करें, जो आप हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो कराए आपने। अब आपको एक ही सीट चाहिए। जिस एग्ज़ाम में भी आप जा रहे हैं, आप बिल्कुल ये ना देखें कि उसमें इतने लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपको एक सीट चाहिए, आप उस एक सीट पे नज़र रखें, अर्जुन की तरह। बस मैं इतना ही कहूँगा, आप एक सीट पे नज़र रखेंगे तो वो सीट आपकी होगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। तो आपने देखा किस तरीके से आपको कम शब्दों में ज्यादा समझ में आया, अगर जिंदगी में आप फोकस्ड हैं और आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना है तो आप जिंदगी में सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी सेक्टर हो, IAS PCS हो, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फोकस्ड रहना है। तो एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।